अस्सलाम वालेकुम। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। कई टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। आज हमें बात करनी है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने पढ़ा कि जो फ्रांस है, फ्रांस के मोनार्क को मजबूरन वहां टैक्सेस इंपोज करने पड़े। और एक चीज वहां पे थी कि फ्रांस का जो मोनार्क है, अलोन ही वाज नॉट एबल टू इंपोज द न्यू टैक्सेस। जो भी वहां पे टैक्सेस इंपोज करने थे, बादशाह अकेले ये टैक्सेस इंपोज नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ता था, स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी और उनके साथ डिसाइड करके नए टैक्सेस इंपोज हुआ करते थे फ्रांस में। तो कुछ ऐसा ही फ्रांस में हुआ। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई जिसमें पहले दो स्टेट्स ने, क्लर्जी और नोबिलिटी ने 300 मेंबर्स और वी कैन से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। और जो थर्ड स्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था। यह मीटिंग फेल हुई, ठीक है। जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी पूरी तरह से फेल हुई। फेल क्यों हुई, आपको मालूम होगा कि जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने एक नया वोटिंग सिस्टम वहां पे प्रेजेंट किया था और उस वोटिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिक्लाइन किया गया और वी कैन से रिजेक्ट किया गया बाय किंग, ठीक है। मोनार्क के द्वारा इस जो वोटिंग सिस्टम प्रेजेंट किया था इन्होंने जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उनके वोटिंग सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया, ठीक है। क्या चाहते थे ये चाहते थे कि यहां पे वोटिंग हो जाए इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, ठीक। मतलब कि ये चाहते थे हर किसी मेंबर को एक एक वोट होना चाहिए। जबकि वहां पे अभी तक क्या हो रहा था, जब भी वहां वोटिंग होती थी तो एक स्टेट को एक वोट दिया जाता था, ठीक है ना। एक स्टेट को एक वोट, फॉर एग्जाम्पल क्लर्जी को एक वोट, नोबिलिटी को एक वोट और थर्ड स्टेट को एक वोट दिया जाता था, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अब अगर थर्ड स्टेट के 500 मेंबर्स होते, उन 500 मेंबर्स को 500 वोट्स नहीं थे बल्कि उनको खाली एक वोट था, ठीक है ना। मेंबर्स को या रिप्रेजेंटेटिव्स को काउंट नहीं किया जाता था। अगर वहां पे जो क्लर्जी के 200 मेंबर्स हुआ करते थे तो उन 200 मेंबर्स को एक ही वोट था, ठीक। ऐसा वोटिंग सिस्टम वहां पे चल रहा था। और जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनमें खासकर मिडिल क्लास आता है, बिजनेसमैन आता है, ठीक है। और जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, जिन्होंने थोड़ी सी दौलत कमा के रखी थी, वही क्लासेस में आता, ठीक। तो उन्होंने अपना एक नया सिस्टम लाया था कि इस हिसाब से यहां पे वोटिंग होनी चाहिए और उनके इस सिस्टम को रिजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से वो मीटिंग हॉल से निकल के प्रोटेस्ट की सूरत में वो निकल गए मीटिंग हॉल से और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाए जिस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रांस के लोग भी और फ्रांस का मोनार्क भी कबूल ना करे, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने पहले पार्ट में, ठीक। और एक चीज हमें यहां पे याद रखनी है कि जो ये थर्ड स्टेट के नेशनल असेंबली के मेंबर्स थी, ठीक है ना, दे वर सपोर्टेड बाय टू फेमस पर्सनालिटीज और वी कैन से टू इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, एक मिराबियो और दूसरा एबिसेज। देखिए, एक मिराबियो और दूसरा एबिसेज, ये कौन थे? मिराबियो ये बॉर्न हुआ था एक नोबल फैमिली में और जो एबिसेज था ये ओरिजिनली एक प्रीस्ट था, ठीक। तो जो नेशनल असेंबली है, अब नेशनल असेंबली ने क्या करना शुरू किया, अब नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। एज द नेशनल असेंबली वाज बिजी इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, नेशनल असेंबली बिजी थी किसमें? फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो उससे पहले का जो विंटर आया था वो पूरा सीवियर था, ठीक है। इस सीवियर विंटर ने क्या किया, देखिए, जब
सीवियर विंटर हुआ तो इस सीवियर विंटर से बैड हार्वेस्ट भी हुआ, ठीक है ना। मतलब सख्त विंटर आया, सख्त विंटर की वजह से क्या होता है, वहां पे फसलें कम उगती है। कहां पे? फ्रांस में, ठीक है। ये देखो, मतलब कि एक तरफ से हम पढ़ रहे हैं कि नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, दूसरी तरफ से हमें यह भी देखना है कि आम लोगों की स्थिति क्या थी, आम लोगों के हालात क्या थे। तो यहां पे हमें यह भी याद रखना है कि जो नेशनल असेंबली है, हाँ, नेशनल असेंबली वाज बिजी इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन आम लोगों की हालत क्या थी, वहां पे सीवियर विंटर हुआ था, सीवियर विंटर की वजह से हार्वेस्ट बैड हुआ था, मतलब फसलें कम निकली थी, ठीक है ना। और जब फसलें कम निकली तो जो फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी थी, और वी कैन से देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, जब शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स थी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स से क्या हुआ, जो प्राइस ऑफ ब्रेड है ये बढ़ गया, ठीक है ना। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बोला है प्रीवियस वीडियो में कि जब किसी चीज की कमी होती है, ठीक है ना, अगर मार्केट में किसी चीज की कमी है और उसकी डिमांड अगर ज्यादा है तो उस चीज का कीमत बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वही यहां पे हुआ, ब्रेड की कमी थी, ठीक है ना, तो ब्रेड की कमी थी, ऊपर से ब्रेड की डिमांड भी थी, इसलिए ब्रेड का कीमत बढ़ गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, जो बेकर्स थे, ठीक है ना, बेकर्स ने क्या किया, दे होल्डेड सप्लाई, ठीक है, जो कुछ उनके पास था लोगों को बोला भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनके पास बचा कुछ था, बहुत सारे फूड ग्रेन्स अभी भी उनके पास थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर किया कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2-3 महीनों के बाद ये क्या चाहते थे, ये इन्हीं जो उनके पास सप्लाई हुआ करती थी उसको ज्यादा कीमत में बेचना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो वुमन थी, ठीक है, पूरा गुस्सा आ गया उनको और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकान तोड़ दिया वहां पे, ठीक है। औरतें गुस्से में आके, ठीक है, क्या किया उन्होंने, दे स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, उन्होंने दुकानों की तोड़ फोड़ कर दी, ठीक है। और उसी टाइम जब ये हालत चल रही थी कि औरतों ने क्या किया, शॉप्स ब्रेक किए, ठीक है, दे स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, तो उसी टाइम क्या हुआ, जो ये बादशाह साहब थे उसने क्या किया, उसने ट्रूप्स को ऐलान किया, उसने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि क्या करो, चलो गो एंड मूव इनटू द सिटी ऑफ पैलेस, ठीक है। ऑलरेडी अफवाह फैल चुकी थी, ऑलरेडी अफवाह फैल चुकी थी कि बादशाह ने फौज को ऑर्डर दिया है कि आप इन लोगों पे क्या करो, इन पे गोलियां बरसा दो, ठीक है। तो गुस्से में आके इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बैस्टाइल डिस्ट्रॉय किया, ठीक। तो ये कहानी थी पेरिस की, पेरिस ये शहर की कहानी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा कंट्री साइड में जाते हैं, थोड़ा सा शहर से बाहर निकल के कंट्री साइड में देखते हैं क्या हुआ। देखिए कंट्री साइड में क्या हुआ, कंट्री साइड में भी अफवाहें फैलने लगी, रूमर्स फैलने लगी। क्या रूमर्स फैलने लगी कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, लॉर्ड्स ऑफ मैनर, मैनर मतलब कि एक बड़ा खाता, ठीक है, लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, जो उस मैनर का लॉर्ड है उसने क्या किया है, उसने कई ब्रिगेड्स को हायर किया है और वो हमारे क्रॉप्स को तबाह करने के लिए आए हैं, ठीक है। यहां पे बात ये याद रखनी है कि जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड में अफवाह फैलने लगी। कौन सी अफवाह फैलने लगी कि जो मैनर के लॉर्ड्स है, ठीक है, जो मैनर के लॉर्ड्स है, जो ये मैनर है एक बड़ा जमीन का प्लॉट एक हम कह सकते हैं, तो यहां पे जो पीजेंट्स ने ऑलरेडी कमा के रखा है, यहां पे फसल उगाए हुए थे, ठीक। तो इन मैनर के लॉर्ड्स ने क्या किया है, कई सारे ब्रिगेड्स को क्या किया है, हायर किया है और वो उनके राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, ठीक है। और ऐसे में उन्होंने पूरे साल मेहनत की थी, अब कोई आके उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया, उन्होंने यहीं से क्या किया, जो कुछ कोई एग्रीकल्चरल टूल उनके पास था, ठीक है, वो निकाल के पूरा हमला कर दे, किस पे, चीतास पे, ठीक है। चीतास क्या है, द पैलेसेस जहां पे लॉर्ड्स ऑफ मैनर्स रहा करते थे, ठीक। और जब इन पे हमला किया गया, उनके घरों पे हमला किया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो कुछ होर्डेड ग्रेन था, जो कुछ जमा किया गया ये ग्रेन था, उसको लूट किया। और उसके बाद जो कोई डॉक्यूमेंट था, जिस डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया था कि किस पीजेंट को कितना टैक्स बाकी है, किस पीजेंट ने कितना टैक्स, कितना रेवेन्यू दिया है, ठीक है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जलाया गया, ठीक है। और जब ऐसी हालत हुई तो जो नोबल्स थे, नोबल्स को लगा भाई अब हमें यहां पे खतरा है, तो नोबल्स घर छोड़ के भाग गए और लुई 16 मजबूर हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने में, जो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, नेशनल असेंबली ने बनाया, ठीक। तो मजबूर हो गया कौन,
लुईस 16 क्या करने में? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने में। लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया 4 अगस्त 1789 को। क्या होता है? जो फ्यूडल सिस्टम वहां पे चलता था, ठीक है ना, इस फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश करवाया गया। ठीक, एक बात यहां पे याद रखनी है कि फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश करवाया गया। जो क्लर्जी थी, ठीक है ना, द क्लर्जी हु वर एंजॉयिंग प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है, वो प्रिविलेजेस उनको छोड़ने पड़े। उसके बाद क्या हुआ? जो टिथस थे, टिथस को एबॉलिश करवाया गया। टिथस मतलब कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से 10th हिस्सा, ठीक है, वो देना पड़ता था चर्च की तरफ। उस किस्म के टैक्सेस को भी एबॉलिश करवाया गया। और जो चर्च के अंडर लैंड आती थी, उस चर्च से लैंड को कन्फिस्केट करवाया गया। और देखा जाता है कि गवर्नमेंट के पास जब ये सारी चेंजेस आई तो गवर्नमेंट के पास, जिसका अभी 3 बिलियन लिवर्स का कर्जा था, अब उसके पास 2 बिलियन लिवर्स की प्रॉपर्टी जमा होती है। ठीक है, तो ये था द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।